बात को समझेंगे कि भारत का संविधान क्या कहता है संघवाद के बारे में। देखो, भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो जब हम पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, पहला अनुच्छेद ही ये बताता है, पहला अनुच्छेद ही ये बताता है कि भारत एक संघवादी राष्ट्र है। क्या कहता है पहला अनुच्छेद? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। समझ में आई बात? तो हमारा पहला ही जो हमारा पहला संविधान का पहला आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो ही स्पष्ट कर देता है कि भारत अर्थात इंडिया, जो भारत है वही इंडिया है, कोई अंतर नहीं है। आज के टाइम पर जो ये लड़ाई चलती है, हम जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम भारत बोलेंगे, हमें कोई मना नहीं कर पाएगा। आपने चूज किया कि आप इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया बोलना छोड़ के आप भारत बोलना स्टार्ट कर दीजिए, कोई रोक थोड़ी ना। दोनों ही नाम इसी देश के, इसी धरा के नाम है। हमारा प्राचीन नाम भारत है और जो आपको भी मैंने कहानी सुनाई दी है, देखो ये जो हमारा देश है, हमारे देश का प्रारंभ कहां से स्टार्ट होता है? आपकी सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। सिंधु नदी को माना जाता है कि ये भारत का प्रवेश द्वार है, प्रवेश भारत में एंटर करने का रास्ता है सिंधु नदी। और हिंदुकुश पर्वत आज के टाइम के अफगानिस्तान में है, तो उसे एंट्रेंस गेट माना जाता है भारत का। तो जब रोम आए, अरबी आए, अरबियों ने वो सिंधु को ना, शाह शब्द को हा प्रोनाउंस करते थे, उनसे शाह शब्द बोला नहीं जाता था, तो उन्होंने शाह को हा कर दिया, तो उससे निकला हिंदुस्तान। जो हमारी हिंदी है ना, हिंदी भी हिंदी का शब्द नहीं, हिंदी है फारसी का शब्द है हिंदी, क्योंकि उनको शाह बोलना नहीं आता था तो उन्होंने शाह को हा कर दिया, तो इसीलिए हिंदुस्तान हमें फारसियों ने नाम दिया हिंदुस्तान। और ग्रीक्स को सा भी नहीं बोलना आता था, वो आई बोलते थे, तो वहां से आ गया हमारा इंडस कहते थे, इंडस, तो वहां से इंडिया आया है। ये जो आज के टाइम पर पॉलिटिक्स होती है नाम के ऊपर देश के, ये सरासर बेवकूफी है और सरासर गलत है। भारत की जनता को ये चूज करना है कि उसे क्या बोलना है। आपके पास विकल्प है, आप जिस विकल्प को मान लेंगे वो ही सही है, दोनों ही सही हैं। आप जिस पर हाथ रख दें वो ही सही है। सरकार अगर भारत भी करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब आजाद हुए तो उन्होंने दोनों नामों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी तो अपना नाम स्टैब्लिश करना था ना। और अंग्रेजों के 200 साल के शासन के समय में भारत को पूरे विश्व में इंडिया नाम से प्रोनाउंस किया जाता था, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो अब आपने जान लिया, भारत का संविधान का पहला अनुच्छेद ही ये स्पष्ट करता है कि भारत अर्थात इंडिया एक संघ, एक क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान सब कुछ बहुत ही अच्छे से परिभाषित कर देता है। तो आइए समझते हैं भारतीय संविधान में संघवाद। आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय स्तरों के बीच बांटना जरूरी होगा। और सही भी था, क्योंकि भारत जितना, आप खुद देख लो, भारत जितना बड़ा भूगोल है, इसको आप एक जगह से अगर सेंट्रलाइज पावर से कंट्रोल करोगे तो ये खंडित हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी उदाहरण दिया कि एक परिवार में सबकी अपनी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। अगर सबकी अपनी पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी तो घर खंडित हो जाएगा। आज के टाइम पे संयुक्त परिवारों के टूटने का सबसे बड़ा कारण ही क्या है? उनको संयुक्त परिवार में लिबर्टी नहीं मिल पा रही है, आजादी का अनुभव नहीं कर पा रहे, और इसी कारणवश वो अपने जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने घर पर अपने परिवार को सही ढंग से ट्रीट कर सके और उसे चला
सके, ये कारण है। तो भारत ने इस चीज को तभी समझ लिया था कि अगर मुझे अपने देश को सही ढंग से चलाना है तो मुझे अपने देश की जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमने भी अगर रशिया यूएसएसआर की तरह गलती करी होती तो हमारा भी देश टूट जाता। वहां टूटने का सबसे बड़ा कारण ही क्या था, वहां पावर सेंट्रलाइज थी, एक ही जगह सेंट्रलाइज थी। पूरे के पूरे सोवियत पर एक स्टेट का दबदबा था। तो भैया दबदबा, अब मैंने आपको उस दिन भी बताया, क्यों कोई किसी का दबदबा सहे। भैया अगर आप कह रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का मतलब क्या होता है कि इंसानों के पास अपने कुछ अधिकार है, और अधिकार का पहला अर्थ ही क्या है, अगर हमारे पास अधिकार है इसका मतलब हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र होने का पहला अर्थ ही यही है कि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएंगे। तो यह चीज है। तो अगर अब आज के टाइम पर अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो सबसे ज्यादा शक्ति वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा शक्ति आपके पॉलिटिकल पावर के बारे में। और अगर इकोनॉमिकल पावर देखेंगे तो आप महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा ताकतवर। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्या सब पर अपना डोमिनेंस थोपेंगे तो पूरा भारत एकजुट रह पाएगा? नहीं। तो अगर पूरे भारत को हमें एकजुट रखना है तो हमें सबको लिबर्टी, स्वायत्तता देनी पड़ेगी, जिससे कि सब अपने अनुसार अपना शासन चलाएं और भारत के साथ जुड़े रहें। तो हमने इस चीज को समझ लिया था, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को समझ लिया था और उन्होंने भारत के संविधान को उसी रूपरेखा में गढ़ा दी। और भारत के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य बने, उन सभी साम्राज्यों ने इस चीज को समझा, तभी वो साम्राज्य टिक पाए। चाहे वो अशोक का हो मौर्य साम्राज्य, चाहे वो गुप्त काल का हो और चाहे वो मुगल काल हो, सभी राजाओं ने इस चीज को स्वीकारा, तभी वो इतने बड़े प्रतापी राजा बन पाए, नहीं तो कोई नहीं बन पाएगा। मुझे अगर किसी पर भी शासन करना है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिस्पेक्ट से ही रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये करो चाहो कि मैं इसको अपने लात के नीचे रखूं और ये मेरी बात को मानता है, एक ना एक दिन वो आपकी लात पर जरूर प्रहार करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो जरूर आपको धोखा देगा। आगे सुनिए। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों का सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। अगर हम सच में एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते थे तो हमें लोगों की जो डाइवर्सिटी थी उसे एक्सेप्ट करना था और उनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से उन्हें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है, चाहे वो भाषा के स्तर का हो चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो हमारे देश में जो राज्यों का निर्माण हो रखा है, जब भी आप भारत के राज्यों को देखेंगे तो आपको इन राज्यों के निर्माण में एक चीज दिखेगी, एक खूबी दिखेगी, और वो खूबी क्या है? भाषीय आधार पर ये राज्य बने हैं। हमारे देश का निर्माण, ये जो राज्य बने हैं, इन राज्यों के निर्माण में आपको एक चीज दिखेगी और वो है भाषा। हमारे जो राज्यों का विभाजन है वो भाषा के आधार पर हुआ है। और मैंने आपको बताया ही कि भाषा कितनी बड़ी चीज है। भाषा के कारण ही आपका पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। वो लोग उन पर उर्दू थोप रहे थे और वो अपनी बंगाली छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई भी नहीं छोड़ सकता, अपनी माँ को कोई भी नहीं छोड़ सकता, और जो भाषा होती है वो माँ होती है और माँ से बड़ा कोई नहीं होता। जिसने हमें, क्योंकि अगर मैं आज के टाइम पे फ्रेंच बोलना चाहूंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं जिस फ्लुएंसी से हिंदी में बोल रहा हूं उस फ्लुएंसी से मैं इंग्लिश में भी नहीं बोल सकता हूं, और मुझे पढ़नी आती है फिर भी, क्योंकि मैंने सोचना सीखा है। तो किस भाषा में सीखा है? मैंने हिंदी में सोचना सीखा है। तो मेरी हमेशा फ्लुएंसी जो एक्सपर्टनेस रहेगी वो हिंदी में ही रहेगी, वो कभी अंग्रेजी हो ही नहीं सकती।
चाहे मैं कितने अच्छे सराउंडिंग में क्यों ना चला जाऊं, हमेशा मैं हिंदी में ही सोचूंगा, क्योंकि ये मेरी मदर टंग है, ये मेरी मातृभाषा है और मातृभाषा कभी छूटती नहीं है। तो इस चीज को हमारे प्रशासकों ने समझा, हमारे जो आजादी के प्रणेता थे, नेता थे, उन्होंने इस बात को समझा कि अगर मुझे भारत को सच में एकजुट रखना है तो हमें भारत की ये जो भाषाई विविधता है इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इनको सम्मान के साथ इनको उसी हिसाब से हमें विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि ना धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, ना जाति के आधार पर, ना संस्कृति के आधार पर, ना भोजन के आधार पर। एक ही आधार था जो सबसे पुख्ता था और वो था भाषा। भाषा के आधार पर आप विभाजित करेंगे, देखो भाषा में ना हिंदू भी आ जाएगा, मुस्लिम भी आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा। अब जो भैया है तो वो भी मुसलमान ही थे ना, बांग्लादेश वाले, फिर भी वो उनके साथ क्यों नहीं रहे पाकिस्तान के मुसलमान? क्योंकि वो उनकी भाषा की हत्या कर रहे थे, उनकी मां की हत्या कर रहे थे, इसीलिए कहा कि हमें आजाद करो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। समझ में आई बात? कोई भी अपनी भाषा के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देगा। अब जैसे हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार है, और अगर हमें हमारे त्योहार मनाने से कोई रोकेगा तो हम उसके साथ रहेंगे? कदापि नहीं रहेंगे। तो ये चीजें समझना हम सबके लिए भी जरूरी है कि अगर हमें किसी भी समाज को संगठित रखना है, अपने साथ रखना है, तो उसकी भाषा की, उसकी संस्कृति की, उसके पहनावे की और उसके भोजन की हमें कद्र करनी चाहिए, उसके धर्म की भी हमें कद्र करनी चाहिए। और अगर हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे की तो समाज खंडित हो जाएगा। अब जैसे आप भी सरकारी फ्लैट्स में रहती है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सबके सब एक ही हों, नहीं ना, किसी धर्म भी अलग होगा, जातियां भी अलग होगी, भाषाएं भी कुछ लोगों की अलग होगी, लेकिन फिर भी हम सब एकजुट क्यों रह पा रहे हैं? संविधान का पहला काम याद आया, क्योंकि संविधान ने सबको क्या दे रखी है? सिक्योरिटी की गारंटी दे रखी है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता आप मेरे पास आइए, मैं आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। ठीक, आगे सुनिए। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। हमारे देश में निश्चित था कि हमारे देश में 2 स्तर की शासन व्यवस्था होगी, सिर्फ यह निश्चित करना था कि किसको कितनी ताकत देनी है, केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत देनी है या प्रांतीय सरकार को, इस चीज का निर्धारण करना है। अब आज की स्थिति में मैं आपको बता दूं तो हमारी केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत है और हमारी राज्य सरकारों के पास कम ताकत है। पहले ये सोचा गया था कि राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत दी जानी चाहिए, राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत दी जानी चाहिए, लेकिन जब हमारे देश का विभाजन होता है, जब हमारे देश का पार्टीशन होता है, तो जब राज्यों के बीच में संघर्ष होता है, जब 1947 में जब हमारे देश का विभाजन होता है, तो जब राज्यों के बीच में संघर्ष होता है और उस संघर्ष को देखने के बाद हमारे ये नेता गण ये समझ गए कि राज्यों को ज्यादा ताकत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें फिर अपनी जनता, अपनी सत्ता को देखेंगी, वो जनता को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। भाई अगर पंजाब हरियाणा के बीच में लड़ाई हो गई, पंजाब हरियाणा के बीच में लड़ाई हो गई, तो सरकारें भी अपनी जनता का फेवर करेंगी, वो लड़ाई को रोकने का प्रयास नहीं करेंगी, वो लड़ाई को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं, वो अपना पॉलिटिकल फेवर देखेंगी, क्योंकि भाई पंजाब की सरकार अपनी जनता का फेवर लेगी ना, और हरियाणा की सरकार अपनी जनता का फेवर, तो उसमें कोई मीडिएशन नहीं करेगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को जब दंगे हुए, जब विभाजन के टाइम दंगे हुए, तो ये चीज हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस समय की देख ली कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए, जिससे कि वो इन सब घटनाओं, इस प्रकार की परिस्थितियों में इनको कंट्रोल कर सके, नहीं तो फिर तो टूट जाएगा देश, नहीं तो टूट जाएगा देश। तो इसीलिए हमारे देश में हमारी केंद्र सरकार के पास इन कंपेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावर है। इसीलिए हमने हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं, हमने एकाधी नागरिकता ही रखी है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा ही क्षेत्रवाद है। हमारे देश में बोलने की जरूरत नहीं, पहले ही क्षेत्रवाद है। बिहारी बिहारी है, बिहारी अगर कहीं जाता तो वो अपने आप को बिहारी कहेगा, मराठी अपने आप को मराठी कहेगा, यूपी वाले तो कुछ नहीं कहते अपने आप को, वो तो बस पेड़ चाल चलते हैं।
ठीक है, आगे सुनिए आप। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फॉर्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। हमारा देश का संविधान साफ और स्पष्ट कहता है कि हमारी जो सरकारें होंगी वो आपसी सहयोग पर है। दोनों सरकारों का एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। कोई किसी की मदद करने से मना नहीं कर सकता। दोनों का एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कह सकता। ये आप नहीं कह सकते कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं या वो ज्यादा महत्वपूर्ण, दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये नहीं है कि आप एकदम ही कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी शब्द में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन भारतीय संविधान का वर्णन इन शब्दों में होता है। फिर से सुनो, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, तो साफ साफ भारत का संविधान स्पष्ट कर देता है।